गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु त्यागी आप सभी का एसीजी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एज यूजुअल जो आपकी स्टडी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास हम लोग, जिसमें हम करते हैं एंटोनियम्स जो प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं। तो जितना हमने लास्ट वाली क्लास में किया था वो किया था भी 250 तक। अब इसके बाद में जो हमें आगे बढ़ना है वो बढ़ना है आपका 251 से। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब तक आपका एग्जाम होगा तो मैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देता रहूंगा और ये सारी प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी कवर कराने के बाद में। और दूसरी बात ये है कि अभी एग्जाम में जो है आपका 7 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब 7 सितंबर से। तो आपके पास में पूरा 1 महीने के आसपास टाइम बचा हुआ है, तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए केवल जो पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करें। ठीक है, और इसको आप एक बार XX की स्पीड करके देख लें जल्दी जल्दी, ताकि थोड़ा सा आइडिया रहे कि हाँ ये वर्ड हमने कभी एक बार पढ़ा था। ठीक है, बाकी अब ज़्यादा आपको जो है इसमें टाइम लगाने का फ़ायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि अब 1 महीने के टाइम में आप प्रीवियस मतलब पहला जितना पढ़ दिया है उसी को रिवाइज कर पाओगे, उसी को समेट पाओगे। और मॉक टेस्ट लगाना डेली 30 दिन 30 मॉक टेस्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ऑपुलेंट वर्ड यहाँ पर आया है और ये वर्ड कोई नया नहीं है, एक बार पहले आ चुका है। ऑपुलेंट वर्ड का मतलब होता है रिच। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है अमीर। चलो देखते हैं भाई। तो अगर हम देखें ये वर्ड होता है क्या, इसका मतलब होता है भैया आपका रिच। अब एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे कम से कम 7-8 वर्ड हैं और ज्यादा भी हैं, 10-12 वर्ड हैं। मैं आपको बता देता हूं एक बार। इसी को हम कह सकते हैं भाई मनीड, MONEYED। जिसके पास मनी है वो मनीड है। ठीक है, तो मनी का मतलब होता है पैसा रखना या पैसा, दोनों तरीके से काम करता है। अगर आप इसको नाउन मानोगे तो मनी बराबर धन, और अगर आप इसको वर्ब मानोगे तो मनी बराबर धन रखना। तो जिसके पास धन है वो मनीड है। और इसी को हम कह सकते हैं प्रोस्परस, PROSPEROUS। प्रोस्परस को हिंदी में कहा जाता है समृद्ध। तो कहने का मतलब जिसके पास में समृद्धि है वो समृद्ध है। विच है, मनीड है, प्रोस्परस है, ऑपुलेंट है, एफुलेंट है, AFFLUENT, अफुलेंट। ठीक है, तो ये वर्ड है आपके जो आते रहते हैं कई कई बार। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ फ्रेजल वर्ब की फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो एक वर्ड आता है वेल ऑफ। वेल के साथ में ऑफ आ जाता है, वेल ऑफ। कई बार आपने सुना होगा कि मोहन इज वेरी वेल ऑफ, मोहन बहुत ज्यादा वेल ऑफ है, इसका मतलब अमीर है। और इसी को आपने देखा होगा वेल टू डू, ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो चाहे आप वेल ऑफ कह सकते हैं या चाहे आप वेल टू डू कह सकते हैं, दोनों ही वर्ड आपके एग्जाम में, सारे ही वर्ड आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और देखना, आप इसी को कह सकते हैं समसियस, SUMPTUOUS, समसियस। लेकिन एक गलती मत करना, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है SCRUMPTUOUS, स्क्रम्शियस। तो अगर यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा है, यहाँ पर आपका CR एक्स्ट्रा है, तो अगर ये हो जाए स्क्रम्शियस तो इसका मीनिंग हो जाता है टेस्टी। इसका मीनिंग हो जाता है टेस्टी, यमी, डेलीशियस, टूथसम, पैलेटेबल, ये एक जैसे वर्ड है। और अगर यहाँ पर समसियस आ जाए, CR कम हो जाए, तो इसका मतलब रिच होता है। और इसी को हम कहते हैं म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट। हालांकि म्यूनिफिसेंट के दो मतलब होते हैं, एक मतलब तो होता है उदार और एक मतलब होता है अमीर। एक पर्सन जो पैसा खर्च करने में उदार है, हेल्प करने में उदार है, हर काम में उदार है, वो भी म्यूनिफिसेंट कहलाता है और अमीर भी म्यूनिफिसेंट कहलाता है। प्लस इसके अलावा एक वर्ड है हमारे सामने समसियस, पेकुनियस भी कहते हैं बिल्कुल इसको, PECUNUOUS। ध्यान से देखें एक बार, सारे वर्ड्स को दोबारा से देख लो भाई। अमीर पर्सन को कहा जाता है ऑपुलेंट, रिच, मनीड, प्रोस्परस, एफुलेंट, वेल ऑफ, वेल टू डू, समसियस, पेक्यूनियस और म्यूनिफिसेंट। ठीक है, ये वर्ड आपके आते हैं। बट अगर मुझे बताना है इसका उल्टा मतलब कि गरीब, अगर मुझे कहना है इसका उल्टा मतलब गरीब, तो गरीब के सेंस में कौन कौन से वर्ड आएंगे ये मैं आपको नीले कलर से दिख रहा हूं। एक वर्ड नॉर्मल सा हमारा है पुअर, एक है हमारा, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर है पेक्यूनस, इसका उल्टा कर दो तो ये बनेगा इम्पेक्यूनस, IMPECUNOUS, इम्पेक्यूनस। तो कुछ नहीं करा हमने, उसी का उल्टा कर दिया, पेक्यूनस का उल्टा हो गया आपका इम्पेक्यूनस। और देखना एक वर्ड यहां पर आपके सामने आएगा, वो है आपका, देखो ध्यान से देखना, पेन्नी, PENNI, पेन्नी लेस। जैसे पुराने जमाने में जो हिंदी में एक वर्ड आता है आपका पाई, जैसे बोलते हैं कि उसके पास में एक भी पाई नहीं बची है, तो पाई एक करेंसी थी पुराने जमाने में, जैसे अब रुपया चलता है। ठीक है, तो पहले क्या था आपका, पाई थी। तो पाई को ही पेन्नी कहा जाता था, PENNI, पेन्नी। तो वो पर्सन पेन्नी लेस है, मतलब उसके पास में एक भी पाई नहीं है, इसका मतलब गरीब है।
तो गरीब को पेनीलेस भी कहा जाता है, और इसी को हम लोग PENURIOUS पेन्यूरियस भी बोलते हैं इसी को, ठीक है जी। तो पेन्यूरियस, पेनीलेस, इम्पेक्यूनियस और पुअर, ओके। और देखिएगा और इसी वर्ड को हम कह सकते हैं भाई इंडिगेंट, INDIGENT, इंडिगेंट। ये 3 वर्ड है, देखो कई बार गलती हो जाती है, मैं आपको आगे बता देता हूँ। अगर आपके सामने आ जाए INDIGENT, इंडिगेंट, तो अलग मीनिंग। अगर आपके सामने आ जाए इंडिगनेंट तो अलग मीनिंग, और अगर आपके सामने आ जाए INDIGENU, इंडिगेनियस, INDIGENOUS, इंडिगेनियस। तो तीनों वर्ड को आप अलग अलग से देख लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको जो है जब तीनों वर्ड देखने को मिलते हैं तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर ये वाला कौन सा था और ये वाला कौन सा था। इसका मतलब तो पुअर होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिगेंट का मतलब होता है पुअर, लेकिन इनडिग्नेंट की अगर हम बात करें अगर हम बात करें इनडिग्नेंट तो ये होता है एंग्री, गुस्सा, एंग्री। और बात करें इंडिगेनियस तो ये होता है भाई स्वदेशी, अपने ही देश का, तो ये होता है स्वदेशी। तो इनमें गलती मत करना, कई बार गलती हो जाती है, इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया। इंडिगेनियस स्वदेशी होता है, और इंडिग्नेंट आपका एंग्री होता है, और इंडिगेंट क्या होता है, पुअर होता है, ओके। अब इसमें देखो, तो यहां पर आपके सामने वर्ड आया इंडिगेंट, और मैं वर्ड बताता हूं, एक होता है बैंकक्रप्ट, ठीक है। बैंकक्रप्ट देखो भाई, बैंकक्रप्ट का मतलब है हिंदी में कहा जाएगा इसको दिवालिया, मतलब अपना कर्जा लौटाने में असफल व्यक्ति है ना, तो उसको हम दिवालिया कहते हैं। तो ये भी गरीब के सेंस में ही आएगा, इसी को हम इनसोल्वेंट भी कह देते हैं, इनसोल्वेंट, इसका मतलब भी सेम होता है दिवालिया। प्लस अगर आप कहना चाहें तो एक वर्ड हमारे सामने आता है ब्रोक, ब्रोक। हालांकि ब्रोक जो होती है वो ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। आपने सुना होगा ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है, तो ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन। बट यहां पर हमने जो ब्रोक लिखा है ये फर्स्ट फॉर्म ही है, और ये नया वर्ड है, इसका मतलब होता है गरीब। या इसी में आ सकता है आपका ब्रोक इम्पावराइज्ड, उसकी सारी पावर खत्म हो गई, सारा पैसा खत्म हो गया, इम्पावराइज्ड, POVERISHED, इम्पावराइज्ड, ये भी यहां पर आता है। तो ब्रोक आ गया, इम्पावराइज्ड आ गया, और भाई एक और आता है मेंडिकांट, ये भी एग्जाम का कई बार आया हुआ वर्ड है आपका मेंडिकांट। मेंडिकांट के बदले अगर यहां पर आ जाए आपका मैंडिबल, उसका मतलब होता है जबड़ा, वो बायोलॉजी में आप पढ़ते होंगे। तो मेंडिकांट, ब्रोक, इम्पावराइज्ड, और एक वर्ड और देख लो इम्पेक्यूनस तो आ ही गया पीछे। एक यहां पर आ सकता है आपका डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट को कहा जाता है हिंदी में अकिंचन, अकिंचन। तो अकिंचन का मतलब वही हो गया कि मतलब कुछ नहीं है उसके पास में। तो डेस्टिट्यूट, इम्पावराइज्ड, ब्रोक, और क्या आ सकता है भाई, और चलो कुछ यही वर्ड है आपके सामने, इनको आप देख लो और पढ़ लो दोबारा से। तो गरीब पर्सन को पुअर कहा जाता है, इम्पेक्यूनियस कहा जाता है, पेनीलेस कहा जाता है, पेनूरियस कहा जाता है, इंडिगेंट कहा जाता है, बैंकक्रप्ट कहा जाता है, इंसोल्वेंट कहा जाता है, हालांकि इनका मतलब होता है दिवालिया, ब्रोक कहा जाता है, इम्पावराइज्ड कहा जाता है, ठीक है। पॉपर भी यहाँ एक वर्ड है, पॉपर, पॉपर। नीडी भी एक वर्ड है, नीडी, उसको आवश्यकता है, मतलब कुछ नहीं बचा उसके पास में, तो नीडी भी एक वर्ड है। तो पोपर, नीडी, मेंडिकांट, डेस्टिट्यूट, ब्रोक, इम्पावराइज, सारे वर्ड आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ओके। तो मुझे बताइएगा ये अमीर है और ये गरीब है, आंसर हो गया हमारा पहला। समसियस वर्ड को अगर आप देखोगे तो समसियस वर्ड ये लिखा हुआ है आपके सामने समसियस, ये नहीं आंसर होगा क्योंकि ये तो सिनोनियम है, बताना एंटोनियम था ना। बाकी वेल्दी की अगर बात करोगे तो वेल्दी देखो यहाँ पर बैठा हुआ है, वेल्दी कहाँ गया, वेल्दी, वेल्दी कहाँ गया भाई हमारा वर्ड, वेल्दी, वेल्दी नहीं लिखा क्या हमने, वेल्दी को लिख लो भाई अगर नहीं लिखा तो वेल्दी भी अमीर ही होता है, वेल्दी भी अमीर ही होता है, लिख लो WEALTHY, वेल्दी, ये भी अमीर के सेंस में ही आता है, ऑलराइट। तो आंसर हमारा खैर कौन सा हो गया, बी हो गया, 251 का बी। आगे बढ़ जाएंगे इसके बाद में, देखो जरा 252 में वर्ड आपको नजर आ रहा है कौन सा भी, नेक, KNAC के, नेक, नेक का मतलब होता है, नेक का मतलब होता है प्रोफिशिएंसी, PROFICIENCY, प्रोफिशिएंसी। इसको हिंदी में कहा जाएगा, हिंदी में कहा जाएगा निपुणता, हिंदी में क्या कहा जाएगा भाई इसको, निपुणता, कार्य कुशलता, निपुणता या कार्य कुशलता, ठीक है जी। तो अगर आपको कहीं पर कहना है निपुणता या कार्य कुशलता तो वहां पर वर्ड आता है आपका नेक 252, और आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डलनेस। क्यों, क्योंकि डलनेस का मतलब कि आप कोई भी पर्सन अगर अपने काम में डल है तो इसका मतलब उसको काम करना आता नहीं, तो डलनेस का मतलब वो
क्रिया, वो एक्टिविटी जिसमें काम करना ना आता हो। तो डलनेस का मतलब होता है एक प्रकार से नीरस कह सकते हैं आप, भद्दापन कह सकते हैं, काम करने की कला नहीं है मतलब उसके अंदर। तो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ये हमारा आंसर है। टैलेंट प्रतिभा होती है, टैलेंट हमारी प्रतिभा होती है। और डेक्स्ट्रिटी क्या होती है, वो यही बात है। डेक्स्ट्री का मतलब क्या होता है आपका, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूं डेक्सटीरियस, DEXTEROUS, तो ये होता है निपुण। कौन होता है भाई साहब, निपुण। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो डेक्स्ट्रिटी है, वो निपुणता है। तो डेक्स्ट्री तो उसी के जैसा वर्ड है। बैलेंस आपको पता ही है, आंसर हुआ हमारा बी। बाकी इसी को अपना, आप इसी को अडेप्टनेस भी कह सकते हैं। अडेप्टनेस, अडेप्ट निपुण होता है, अडेप्टनेस इसमें आ जाएगा। आप इसी को चाहें तो स्किल, स्किल भी कह सकते हैं, टैलेंट भी कह सकते हैं। तो टैलेंट तो इसका आपका सिनोनियम हो गया ना, तो यहां पर आपका सिनोनियम है, आंसर नहीं होगा, बताना था एंटोनियम। स्किल है, टैलेंट है, एडेप्टनेस है, ठीक है, ये सारे वर्ड आते रहते हैं कई कई बार। आगे देखो, अगला है आपका लोइटर। लोइटर होता है नॉट पंक्चुअल। लोइटर होता है भाई साहब नॉट पंक्चुअल, इसका मतलब समय गंवाने वाला। तो ये होता है समय गंवाने वाला, मटर गश्ती करने वाला। तो एक ऐसा पर्सन जो अपने काम को सीरियस तरीके से नहीं करता है, समय गवाता रहता है, मटर गश्ती करता रहता है, घूमता फिरता रहता है, पंक्चुअल नहीं है, अपने काम को लेकर के टाइम का पाबंद नहीं है, तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है लोइटर। तो आंसर हो जाएगा भाई साहब पंक्चुअल। तो सोबर क्या हुआ, नॉट पंक्चुअल, वो पंक्चुअल है नहीं, और ये हो गया पंक्चुअल, यही हमारा आंसर है। वेंडर का मतलब होता है भाई देखो, एक प्रकार से वेंडर भी लोइटर के जैसा ही है, क्योंकि वेंडर का मतलब होता है, देखो अगर आपके सामने वर्ड आता ना WANDER, WANDER, तो वेंडरर होता है घूमना, समय गवाने वाला। ER लगा दिया ना, ER लगा दिया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर वेंडर है, तो वेंडर का मतलब होता है यूजलेसली वॉक। इसका मतलब होता है यूजलेसली वॉक, मतलब ऐसे वॉक करते रहना जिसका कोई आपको फल नहीं मिलेगा, बिना मतलब के, बिना जो है किसी काम के, ऐसे ही घूमते रहना, मजे में घूमते रहना। तो ये कहलाता है आपका वेंडर। ओके, अब इसमें एक बात करते हैं, सोबर का मतलब होता है संयमी। संयमी का मतलब जो अपनी हर चीज पर संयम करके रखता है, चाहे उसे कुछ खाना पीना हो, कुछ देखना हो, ठीक है, कुछ एंजॉय करना हो, मौज मस्ती करनी हो, तो वो उस पर सोच संयम करके रखेगा, उस चीज को वो रोक के रखेगा। तो ये कहलाता है सोबर। फ्री आपको पता ही होगा। तो 253 का आंसर हुआ हमारा बी। 54 में दे रखा है अप्रोच्ड, वर्ड को देखते हैं। 54 में हमारा दे रखा है अप्रोच्ड। तो अप्रोच का मतलब बेसिकली ये दो तीन सेंस में आता है। अप्रोच आगे बढ़ने के सेंस में भी आता है, और अप्रोच जो होता है किसी का पीछा करने के सेंस में भी आता है, कि आप मोहन को अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब मोहन का पीछा कर रहे हैं, या आपने स्टेशन तक अप्रोच किया, आप स्टेशन तक गए चल करके, तो इसका मतलब अप्रोच जो आता है बेसिकली वो आपका आगे बढ़ने के सेंस में भी आता है। आगे बढ़ना, कहीं पर जाना, या पीछा करना, किसी का पीछा करना भी होता है, ठीक है। नाउन की फॉर्म में अगर आएगा तो अप्रोच का मतलब होता है भाई आपकी कोई भी मेथड, तरीका होता है अप्रोच बेसिकली। बट यहाँ पर हम इसको वर्ब मान रहे हैं, तो वर्ब के सेंस में किसी का पीछा करना, किसी तक जाना, कहीं तक पहुंच के आप चल करके गए, तो ये अप्रोच हुई। तो यहाँ तो भी आप आगे बढ़े, अप्रोच में आप आगे बढ़े। रीच का मतलब क्या होता है, पहुंचना, तो ये भी उसी के जैसा हो जाएगा ना, ये भी आपका अप्रोच के जैसा ही हो जाएगा कि आप रीच पहुंचे स्टेशन तक, और अराइव्ड भी उसके जैसा ही है, अराइव्ड आप पहुंचे, रीच मतलब आप पहुंचे। और रिप्रोच, रिप्रोच वर्ड अलग है, इसका मतलब होता है डांटना। रिप्राइव, रिप्रोच, तो किसी की निंदा करना, डांटना, ये अलग वर्ड है, तो आंसर नहीं है, आंसर ए है हमारा, क्योंकि रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, या इसको हम सरेंडर करने के सेंस में भी लेते हैं। तो सरेंडर करना भी रिट्रीट होता है, झुकना, पीछे हटना, हार मान देना, ठीक है, हथियार डाल देना, घुटने टेक देना, तो इन सब का मतलब होता है हार मान देना, पीछे हटना बेसिकली। तो अप्रोच में तो आगे बढ़े, और रिट्रीट में पीछे हटे। आंसर हमारा ए हो जाएगा 254 का। 55 में वर्ड आपको दिख पा रहा है जेंटल, GENTLEL, जेंटल। इसको समझते हैं एक बार। अगर हम जेंटल की बात करें तो ध्यान से देखना भाई, जेंटल वर्ड जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने जेंटल, देखो एक बार, जेंटल वर्ड का मतलब होता है सभ्य, ठीक है, शालीन, सभ्य, शालीन। जो पहले मैंने आपको वर्ड बताए थे ना, अनएजुकेटेड, योकल, मतलब गवार के सेंस में वर्ड बताए थे, तो उनका ही अपोजिट है, मतलब उनका एंटोनियम है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये वाला जेंटल है GENTEEL, आप ये भी कह सकते हैं GENTEL जेंटल, आप ये भी कह सकते हैं। दोनों ही आते हैं एग्जाम में, ये वाला जेंटल भी आया है और ये वाला जेंटल भी आया है, मीनिंग सेम है, मीनिंग दोनों की सेम होती है। और एक यहाँ पर आता है भाई स्वेव, SUAVE, स्वेव। एक आता है यहाँ पर आपका अर्बन। अर्बन का मतलब वैसे शहरी होता है, बट अर्बन जो होता है वो सभ्य के सेंस में भी आता है, ठीक है। और इसमें एक वर्ड आपका आता है पोलाइट है, वो मतलब विनम्र है बहुत ज़्यादा, पोलाइट है, डिसेंट है, एकदम डिसेंट है, क्योंकि इनडिसेंट का मतलब होता है असभ्य है, या जिसको सभ्यता नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है, अच्छे से बात नहीं करता, तो वो इनडिसेंट है, ठीक है। ये डिसेंट है, पोलाइट है, विनम्र है, अर्बन है, स्वेव है, जेंटल है, और ये वाला जेंटल है। अब इसमें हम बात करें तो 4-5 वर्ड वो थे जो मैंने आपको पहले बताए थे, कौन कौन से। जैसे एक था एजुकेटेड, वो पढ़ा लिखा है, ये एजुकेटेड भी तो वही है ना कि वो एजुकेटेड है, उसके पास में एजुकेशन है, वो पढ़ा लिखा है, सभ्य है, तमीज़ में है। और इसी को हम कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड। और इसी को हम कह सकते हैं कल्चर्ड, इसी को हम कह सकते हैं कल्चर्ड, मतलब वो कल्चर है उसके पास में, उसने अपना कल्चर खोया नहीं है। या इसी को हम कह सकते हैं सभ्यता, मतलब कि सिविलाइज्ड, उसके पास सभ्यता है, वो सिविलाइज्ड है। जैसे मान लो पहले होता था आदि मानव, तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास में सभ्यता नहीं थी, आदि मानव, कोई रहने का तरीका नहीं था, जीवन यापन करने का कोई सभ्य तरीका नहीं था। लेकिन उसके बाद में वो क्या सिविलाइज हुआ, और सिविलाइज होने के बाद में फिर वो सभ्य हो गया। तो पहले असभ्य था, तो CIVILIZED, सिविलाइज्ड। पॉलिश्ड, कोई चीज़ जो बिना पॉलिश की होती है तो इसका मतलब उसको हम असभ्य मान सकते हैं कि वो असभ्य है, बिना पॉलिश का है। लेकिन अगर वो पॉलिश होने के बाद में हमारे पास में आया तो इसका मतलब वो सभ्य हो गया, समझदार हो गया, रेस्पेक्टफुल हो गया। और इसी को हम कह सकते हैं भाई रिफाइंड। जैसे हमको पता है कि हम खाने में जो रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, आपको पता होगा, तो ये रिफाइंड ऑयल जो होता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये जब पृथ्वी से ऑयल निकाला जाता है तो वो ऑयल कैसा होता है, वो होता है क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल। उसको हम पॉलिश नहीं, उसको हम रिफाइंड करते हैं, रिफाइंड करने के बाद में उसकी अशुद्धियाँ हट जाती हैं, तब हम उसको खाते हैं। तो इसका मतलब रिफाइंड हो गया, कोई पर्सन रिफाइंड हो गया, इसका मतलब पर्सन की अशुद्धियाँ हट गई। अब पर्सन कैसा बन गया, सभ्य बन गया, पहले वो असभ्य था। और असभ्य के सेंस की अगर हम बात करें, असभ्य, अगर हम बात करें असभ्य की, तो असभ्य के लिए देखो जरा इधर, असभ्य के लिए एजुकेटेड का उल्टा अनएजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का उल्टा अनसोफिस्टिकेटेड, कल्चर्ड का उल्टा अनकल्चर्ड, सिविलाइज्ड का उल्टा अनसिविलाइज्ड, पॉलिश्ड का उल्टा अनपॉलिश्ड, रिफाइंड का उल्टा अनरिफाइंड। तो ये हो जाएगा आपका असभ्य, बदतमीज, जिसके पास, जो सभ्यता से बात नहीं करता है। तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है अनरिफाइंड, अनपॉलिश्ड, अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, अनसोफिस्टिकेटेड और अनएजुकेटेड। अब इससे अलग के वर्ड, ये तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करा हमने, अन लगा दिया, बट अलग के भी कुछ वर्ड हैं। जैसे मैंने 4 वर्ड आपको कौन से बताए थे, बी वाले, कौन कौन से, देखो ध्यान से देखो। एक वर्ड है ब्रस्क्यू, BRUSQUE, ब्रस्क्यू। एक है बोरिश, BOORISH, बोरिश। एक है आपका बारबरिक, बारबरिक का मतलब होता है असभ्य। और एक यहाँ पर आता है आपका भाई ब्यूकोलिक, BUCOLIC, ब्यूकोलिक। 4 वर्ड ये आपके सामने बी वाले हैं, नए वर्ड है, इनमें हमने अन नहीं लगाया, ये नए ही वर्ड बने हैं। तो ब्यूकोलिक, बारबरिक, बुरिश और ब्रस्क्यू असभ्य के सेंस में आते हैं। एक एक वर्ड ऐसे सिमाया हुआ है, और 4 ही वर्ड आपके सी वाले हैं। देखो कौन कौन से मैं आपको बता दूं, 4 ही वर्ड यहाँ पर आपके कौन से हैं भाई, सी वाले हैं। एक है कर्ट, एक कौन सा भाई आपका कर्ट, कर्ट। और एक है क्रूड, ध्यान से देखो, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि जो तेल या ऑयल जो आता है जब रिफाइंड होकर के हमारे पास में आता है तो उससे पहले वो क्रूड रहा होता है। जब निकालते हैं किसी ऑयल को पृथ्वी से तो वो क्रूड ऑयल होता है। इसका मतलब जैसा निकला है पृथ्वी से वैसा ही, कहने का मतलब अभी उसको साफ नहीं करा। तो बिना साफ हुआ पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो अभी भी अशुद्धियां उसके अंदर हैं, अभी भी गलतियां उसके अंदर हैं, अभी भी बदतमीजी उसके अंदर है, तो उसको क्रूड कहते हैं। तो कर्ट, क्रूड, और एक हम क्रैश कहते हैं, क्रैश। और एक होता है कोअर्स, COARS, कोअर्स। देखो क्रैश, जैसे आपने किसी भी चैनल पर कहीं पर आपने देखा होगा कि क्रैश कोर्स लाते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारा क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स का मतलब है कि वो आधा अधूरा कोर्स है, उसके अंदर कुछ गलतियां हैं, गलतियां तो नहीं खैर, बट वो आधा अधूरा है,
मान लो जो चीज़ 50 घंटे में पूरा होना था उसको हमने 10 घंटे में पूरा कर दिया, 5 घंटे में पूरा कर दिया, तो इसका मतलब वो क्रैश है। अभी क्रैश का मतलब असभ्य कहें या कुछ गलती से भरा हुआ कहें या आधा अधूरा कहें, तो इसलिए बोलते हैं क्रैश का मतलब क्या होता है आपका आधा अधूरा। कोर्स भी वही है, रूड वही है, कर्ट वही है, रूड कह सकते हैं ऐसा पर्सन जो असभ्य है वो रूड है। रफ है, जैसे रफ हम लोग यूज करते हैं ना, रफ, रफ का मतलब क्या होता है कि जिसमें सारे सब्जेक्ट एक ही रफ में आ जाएं, तो इसका मतलब क्या है कि वो अभी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हुआ, साफ नहीं हुआ, उसका पेपर सफेद नहीं हुआ, वो रफ है। मतलब क्या कहने का मतलब रद्दी है, असभ्य है, रफ है, रूड है, रूरल है। रूरल ग्रामीण होता है और अर्बन शहरी होता है, तो रूरल का मतलब भी असभ्य ही होता है। रूरल है, रस्टिक है, RUSTIC, रस्टिक है। इम्पोलाइट है, वो पोलाइट था, ये इम्पोलाइट है, ठीक है। योकल है, YOKL, योकल। पैरोकियल है, PAROCHIL, पैरोकियल, ठीक है। और आगे देख लो, यहाँ पर और कुछ और आ जाएंगे। फिलिस्तीन है, PHILISTIN, फिलिस्तीन है। चर्लिस है, चर्लिस है। राइबल्ड है, RIBALLD, राइबल्ड है, ठीक है। तो चर्लिस, राइबल्ड, फिलिस्तीन, पैरोकियल, योकल, और भी वर्ड हैं, बट ये आप याद कर लेना, ये आपके कई कई बार आए हुए हैं। तो उधर वाले वर्ड क्या है, असभ्य के सेंस में, और इधर वाले वर्ड क्या है आपके सभ्य के सेंस में। तो आपने देखा जेंटल सभ्य है, तो आप ध्यान से देखना। सिविलाइज की बात करें अगर, सिविलाइज पर्सन तो है सभ्य, तो ये हो जाएगा अनसिविलाइज। जैसे मैंने वहां पर लिखा भी है, ये रहा आपका वर्ड अनसिविलाइज, कहाँ गया ये वाला अनसिविलाइज। अर्बन, तो अर्बन तो देखो यहाँ पर आ गया अर्बन वर्ड, तो अर्बन तो हो गया हमारा सैनोनिम, बताना एंटोनिम था। सूफी छोड़ दो, प्रिम की, चलो प्रिम को हम देख लेंगे क्योंकि अगला वर्ड प्रिम ही है। अगला वर्ड है ना आपके सामने, देखो ये वाला, ये वाला अगला वर्ड जो है आपका प्रिम ही है, जबकि यहां पर दिया था PRIM, प्रिम। तो दो प्रिम होते हैं, मैं इसको समझाता हूं आपको, देखो जरा ध्यान से। दो प्रिम होते हैं, एक प्रिम तो होता है ये वाला PRIM, प्रिम, और एक होता है PRIME, प्राइम। दोनों में क्या अंतर है इसको समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 256 आपके सामने है, आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है हमारा PRIM, प्रिम, और एक वर्ड होता है PRIME, प्राइम। अगर हम इस वाले प्रिम की बात करते हैं जो ऊपर ई के बिना है, मतलब जिसमें ई नहीं आ रहा है, इस प्रिम का मतलब होता है, इस प्रिम का मतलब होता है औपचारिक। औपचारिक को ही हम लोग फॉर्मल कह देते हैं, इसी को हम लोग फॉर्मल कह देते हैं, फॉर्मल। इसका मतलब है रूल, नियम, कानून, रूल ETC मानने वाला, रूल ETC मानने वाला। दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं हम लोग तकल्लुफ मिजाज, हम कहते हैं तकल्लुफ मिजाज। तकल्लुफ मिजाज का मतलब है, तकल्लुफ मिजाज का मतलब है कि फॉर्मेलिटी करने वाला, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी करने वाला, या एक शब्द में इसको हम कहते हैं जो दूसरे की, जो दूसरे की अशिष्टता से, जो दूसरे की अशिष्टता से तुरंत परेशान हो जाए, तुरंत परेशान हो जाए। अब इसको समझते हैं क्या है एक बार जरा। तो दूसरे की अशिष्टता से तुरंत परेशान हो जाए, अब ध्यान से समझना। मैंने आपको प्रिम के ये मतलब बताए। प्रिम का मतलब मैंने कहा औपचारिक, औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब होता है कि जो रूल्स, नियम, कानून ETC को मानता है वो फॉर्मल होता है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई पर्सन कहीं पर किसी संस्था में जाता है और संस्था के रूल्स हैं कि वहाँ पर जो है फ़ोन पर बात नहीं करनी है, और मतलब जो है बीच में उठ करके कहीं पर जाना नहीं है, एक बार बैठ के तो 1 घंटे बाद उठना है। तो जो रूल्स, नियम, कानून है संस्था के, तो अगर वो किसी को मानता है तो ऐसा पर्सन फॉर्मल कहलाता है। तो फॉर्मल का मतलब होता है कि चाहे संस्था में हो, चाहे घर पर हो, या ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, जो जो एटिक्वेट जहाँ के हैं, जो प्रोटोकॉल्स जहाँ के हैं, उनको जो मानेगा पर्सन, वो कहलाएगा फॉर्मल, ठीक है। तो इसका मतलब हिंदी में कहेंगे औपचारिक और इंग्लिश में कहेंगे फॉर्मल। और ऐसा पर्सन जो फॉर्मल होता है वो रूल्स को निभाता है, चाहे वो रूल्स निभाने की आवश्यकता ना भी हो। मान लो मैं आपसे कहूँ कि हम किसी के घर पर जाते हैं, तो रूल्स होता है या फॉर्मेलिटी होती है कि वो चाय बनाता है। तो अगर वो पर्सन जो है, गर्मी का मौसम भी हो रहा है, या मान लो कि ऐसी आवश्यकता नहीं भी है और फिर भी वो चाय बना करके लाएगा, तो इसका मतलब वो फॉर्मल है। फॉर्मल का मतलब वो रूल्स को मान रहा है कि जैसा सामाजिक शिष्टाचार है, कि जैसा नियम है कि ऐसा करना चाहिए, तो वो कर रहा है, भले से उसकी आवश्यकता हो या ना हो। तो ऐसा पर्सन जो तकल्लुफ मिजाज है, तकल्लुफ मिजाज का मतलब कि वो
उस तकल्लुफ को पूरा करेगा, या वो फॉर्मेलिटी करता है, मतलब फॉर्मेलिटी है तो करेगा, उसको बीच में छोड़ेगा नहीं, या वो रूल ईटीसी को मानता है जो दूसरे की अशिष्टता से तुरंत परेशान हो जाए। तो एक ही बात है, वो खुद रूल्स फॉलो करता है और खुद सारे नियम कानून मानता है, तो वो चाहेगा कि दूसरा भी नियम कानून के साथ में ही बात करे। अगर दूसरे ने नियम तोड़ा तो वो तुरंत परेशान हो जाता है कि भाई मैं तो इसके साथ में नियम से पेश आ रहा हूँ और ये नियम को तोड़ रहा है। तो ऐसा पर्सन प्रिम कहलाता है, PRIM प्रिम। मतलब क्या हो गया, लिख लो, प्रिम हो गया, PRIM प्रिम। तो औपचारिक है, तकल्लुफ मिजाज है, रूल्स को मानता है, दूसरे की अशिष्टता से तुरंत परेशान हो जाता है, तो ऐसा पर्सन कहलाता है प्रिम। बट अगर हम प्रिम में ई लगा दें, प्राइम कर दें, मतलब अगर हम इसमें कर दें प्राइम, देखिए जरा, अगर हम इसमें कर दें PRIME प्राइम, इसका मीनिंग भाई जाता है बदल। अब इसको ध्यान से समझना, वो प्रिम था, ये प्राइम है। तो प्राइम के 3-4 मतलब होते हैं। प्राइम का एक मतलब होता है खास, इंपॉर्टेंट। प्राइम का एक मतलब होता है खास या इंपॉर्टेंट। जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा कि ये प्राइम टाइम है। अगर कोई आपसे कहे कि प्राइम टाइम है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट टाइम है, खास टाइम है ना। जैसे आपने एक प्राइम करके कोई शो आता था, वो देखा होगा, प्राइम टाइम। हाँ, तो जो जैसे कहें कि ये आपका जो है 3-4 दिन बचे हुए हैं, 3-4 दिन में आपको स्टडी करनी है, ये प्राइम टाइम है, प्राइम, तो इसका मतलब खास टाइम है, इंपॉर्टेंट टाइम है। प्राइम का ही एक मतलब होता है अविभाज्य। प्राइम का ही एक मतलब होता है आपका अविभाज्य, जो किसी से ना कटता हो, जो किसी से डिवाइड ना होता हो। इनडिविजिबल को कह सकते हैं आप, इनडिविजिबल, INDIVISIBL। मैथ्स में पढ़ते होंगे ना, प्राइम नंबर होते हैं जो किसी से कटते नहीं है, जैसे 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये किसी से कटते नहीं है, तो इनको कहा जाता है प्राइम नंबर्स, अविभाज्य। प्लस इसका एक मतलब और भी होता है प्राइम का। प्राइम का मतलब होता है, ध्यान से देखना, किसी को, मतलब होता है किसी को किसी कार्य के लिए तैयार करना, किसी को किसी कार्य के लिए, किसी को किसी कार्य के लिए तैयार करना, तैयार करना, कि आप किसी प्रश्न को तैयार करते हैं किसी कार्य के लिए, तो प्राइम, ठीक है जी। याद रखना, प्राइम का मतलब किसी को किसी कार्य के लिए तैयार करना, अविभाज्य और खास, ये 3-4 मीनिंग में यहाँ पर आपका आता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमको प्राइम दिया था, ईडी लगा दिया, वो अलग बात है, वो तो वर्ब की फॉर्म बदल गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो तो फॉर्म बदली है, तो ईडी अलग बात है। बट यहाँ पर जो है आप अगर ध्यान से देखेंगे तो भाई एबल का मतलब होता है कैपेबल, एबल मतलब योग्य, तो कहीं से कहीं तक आंसर है नहीं। फिट, ये भी आंसर नहीं है, एबल और फिट एक ही बात है। और अनरेडी और प्रिपेयर्ड, तो अगर मैं आपसे कहूं PREP प्रिप, तो प्रिप का मतलब होता है प्रिपेयर, कहने का मतलब हमने हाफ करके, जैसे डॉक्टर का DR बना देते हैं, या डॉक्टर का DO बना देते हैं, प्रोफेसर का PROF बना देते हैं, तो वैसे ही प्रिपेयर को काट के हमने प्रिप कर दिया। तो यहाँ पर ना PREPPED ये कुछ नहीं है, इसका मतलब प्रिपेयर्ड है, इसका मतलब है आपका PREPARED प्रिपेयर्ड। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, आंसर है सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी को किसी कार्य के लिए तैयार करना, यहाँ पर रेडी की बात हो रही थी, यहाँ पर बात हो रही थी रेडी की, और यहाँ पर बात होगी अनरेडी की, ठीक है। तो वहाँ पर तो बात हो रही थी भाई रेडी की, कि आप प्राइम कर रहे हैं, मतलब रेडी कर रहे हैं, किसी को किसी काम करने के लिए तैयार कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर आप अनरेडी कर रहे हैं, जो पहले से रेडी है उसको आप अनरेडी कर रहे हैं। तो आंसर हमारा सी हो गया। अभी आगे देखिएगा, 57 में है मैडन, MADDEN, मैडन। इसको समझते हैं क्या होता है। वर्ड है आपके सामने मैडन, देखो मेडन वर्ड का मतलब होता है भाई गुस्सा दिलाना, का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। देखो ये जितने भी वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बार बार मैं आपसे यही बात बोलता हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ कि इसमें आप सिंगल वर्ड भी ऐसा नहीं देख सकते कि जो SSC में ना आया हो, या जो आपका जो है मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, या जो आपके काम का ना हो। एक एक वर्ड आपके काम का है, और सारे ही SSC के आए हुए वर्ड हैं जो प्रीवियस ईयर में आते रहते हैं, ठीक है। और ये सारे ही वर्ड्स जो हैं क्वेश्चन से निकाले गए हैं, ऐसा नहीं कि किसी किताब से उठा करके डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिए, उससे कोई फायदा भी नहीं है, उसमें आपका भी टाइम वेस्ट है और मेरा भी टाइम वेस्ट है। ये सब वही हैं जो SSC में आ चुके हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कुछ तो ऐसे भी हैं जो 20-20 बार भी आए हैं, तो उनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और बात यह कि 10-20 बार नहीं भी आया, अगर वो 1 बार भी आया है, प्रोबेबिलिटी उसकी भी है, क्योंकि SSC इज ऑल अबाउट रेपिटेशन। SSC में ज़्यादा ही रिपीट होता है, 90% से ज़्यादा डेटा SSC में हर बार रिपीट होता है, कुछ परसेंट है जो हर बार नया बनता रहता है। मान लो भी अगर बिल्कुल ही नया बन जाए, सारा ही नया बन जाए, तो उसमें भी ऐसा आज तक हुआ नहीं है। मतलब 20 साल के आसपास का टाइम हो गया, पेपर बहुत सारे देख लिए मैंने भी, लेकिन बहुत सारे क्या लगभग सारे पेपर देखे मैंने, लेकिन कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि जो है 80% से कम रिपीट हुआ हो। हर बार 80% तो हुआ ही है, ठीक है। बस इतना हुआ है कि जब 2012 में पहली बार मैथमेटिक्स के अंदर
एडवांस मैथ्स इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसमें वो पहली बार आया था, तो पहली बार का मतलब शुरुआत ही वहाँ से हुई थी। बट अगर कोई चीज़ एक बार आ गई तो उसकी फिर रिपीट होने के चांसेस हैं, फिर वो ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होगा। तो गुस्सा दिलाना, इसके लिए वर्ड यहाँ पर आता है आपका मेक एंग्री। मेक ना भी लगाएं तो एंगर आ जाता है, ANGR, एंगर। एंगर का मतलब गुस्सा भी होता है और गुस्सा दिलाना भी होता है, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। और इसी को हम कहते हैं एक्सस्परेट। एक्सस्परेट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। अगर हम इसमें ईडी लगा दें, एक्सस्पिरेटेड कर दें, तो इसका मतलब एडजेक्टिव बन जाएगा, फिर वो पर्सन जो गुस्से में है वो एक्सस्पिरेटेड है। लेकिन एक्सस्परेट डी नहीं, हमने हटा दिया डी, तो एक्सस्परेट का मतलब गुस्सा दिलाना, ये वर्ब है, क्रिया एक्सस्परेट करना। या एक वर्ड इसी को ले लो, मेडन, MEDDEN, मेडन। और इसी को हम कह सकते हैं भाई GALL, गॉल। गॉल का मतलब भी देखो सेम होता है, इसलिए मैंने वर्ड बताया क्योंकि हो सकता है पहले से आपको पता ना हो। हालांकि गुस्सा दिलाने के वर्ड में बहुत सारे वर्ड हैं बट वो पहले से आपको पता होंगे, फिर भी बता देता हूँ एक बार। मैडन करना, गॉल करना, या एक वर्ड आता है रेजेंट करना, RESENT, रेजेंट करना। एक आता है डिसग्रंटल, एक आता है डिसग्रंटल। आई थिंक ये भी आपने पहली बार सुना होगा, डिसग्रंटल वर्ड भी SSC में आ चुका है। गुस्सा दिलाना, डिसग्रंटल, रेजेंट। और यहाँ पर आ सकता है आपका प्रोवोक करना, भड़काना। प्रोवोक करना मतलब कि भड़काना। और गुस्सा दिलाने को और क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं डिस्गस्ट करना, DISGUST, डिस्गस्ट करना, ठीक है। और आप उसको कह सकते हैं ऑफेंड करना। ऑफेंड करना मतलब किसी को ऑफेंस में ले आना, ऑफेंड करना, उसको गुस्सा दिलाना। और यहाँ पर आ सकता है इर्क करना, इर्क परेशान करना, चिढ़ाना, इर्क करना, इर्क करना है ना। चलो खैर, तो इर्क करना, ऑफेंड करना, डिस्गस्ट करना, इन्फ्यूरिएट करना, ENFURIAT, इन्फ्यूरिएट करना, ठीक है, रेजेंट करना। ये सारे वर्ड हैं जो SSC में कई बार आ चुके हैं, इसका मतलब होता है गुस्सा दिलाना। अब देखते हैं एक बार, ये तो गुस्सा दिलाना है। और एनरेज भी, हाँ आप लिख लो ENRAG, एनरेज, बिल्कुल ये भी वर्ड आएगा आपका। तो एनरेज तो हो गया हमारा सनोनियम। पसी का मतलब होता है, पसी का मतलब होता है आपका पीविश, जो कल मैंने वर्ड बताए थे, आपको याद होगा कल मैंने वर्ड बताए थे, पीविश, क्रैबी, फास्टिडियस। ये कल मैंने आपको वर्ड बताए थे कि ऐसा पर्सन जो आसानी से किसी चीज से खुश नहीं होता, आ, या कह सकते हैं एक प्रकार से तुनक मिजाज, चिड़चिड़ा, तो ऐसे पर्सन को हम लोग फसी कहते हैं, पीविश कहते हैं, क्रैबी कहते हैं, बैड टेम्पर्ड कहते हैं, हफी कहते हैं, HUFFY, हफी। तो कल मैंने इससे रिलेटेड आपको जो है 15-16 वर्ड बताए थे और उन्हीं में से वर्ड है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? सोल्डेड का मतलब तो बहुत सारे मतलब होते हैं, गंदा, मैला, बेईमान, खराब, तो इसके तो कई मतलब है, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये जो मीनिंग मैंने आपको बताया सोल्डेड के हैं, जैसे मैंने आपको याद ना, मैंने बताया था सोल्डेड हर खराब मीनिंग में आता है, गंदा, मैला, बेईमान, करप्ट, भ्रष्ट, अनप्लीजेंट, बुरा, जो भी खराब मीनिंग होती है उसमें सोल्डेड आता है, और जो भी अच्छी मीनिंग आती है उसमें आपका कैंडिड आता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। आंसर है काम। काम का मतलब होता है शांत करना, तो मतलब होता है आपका शांत करना। और इसके साथ अगर डाउन लग जाए तो भी मीनिंग आपकी प्रॉपर हो जाती है। काम डाउन का मतलब किसी को शांत करना, और काम का मतलब ये भी वही है, बट ये मीनिंग बिना ये वर्ब है और वो फ्रेजल वर्ब है, अंतर बस इतना है, चाहे काम कहें चाहे काम डाउन कहें, एक ही बात है। आगे देखो 58 में है भाई आपके सामने पेनिटेंस। पेनिटेंस क्या होता है देखते हैं भाई एक बार जरा। वर्ड आप देख पा रहे हैं भाई, वर्ड है आपके सामने पेनिटेंस। देखो भाई, पेनिटेंस का मतलब होता है पछतावा। पेनिटेंस का मतलब होता है आपका पछतावा। तो चाहे तो आप कहें भाई पेनिटेंस, चाहे कहें रिपेंटेंस। बस एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि पेनिटेंस में तो ई आता है लेकिन रिपेंटेंस में ई नहीं आता, इसमें ए आता है। REPENTENC, इसमें आता है आपका ए, रिपेंटेंस, ठीक है जी। देख लो एक बार,
तो रीपेंटेंस में ए आता है और पेनिटेंस में ई आता है। ये गलती मत करना, क्योंकि ये आपका मिस स्पेल्ट में आने वाला टाइप है और बहुत बार आ भी चुका है मिस स्पेल्ट में। गलती अक्सर वहीं पर होती है कि ए की जगह हमने ई बना दिया, ई की जगह ए बना दिया, या ई आई के बदले आई कर दिया, आई के बदले ई आई कर दिया, या कहीं पर ऐसा होता है कि डबल टी की जगह हम सिंगल टी कर देते हैं। तो यहीं पर गलती ज़्यादा होती है और ऐसे वर्ड से एग्जाम में मिस स्पेल्ड में करेक्ट स्पेलिंग में आते भी हैं। और देखो एक यहाँ पर है आपका कॉन्ट्रिशन, अगर हम कर देंगे कॉन्ट्राइट तो पश्चातापी पर्सन, लेकिन कॉन्ट्रिशन पश्चाताप नाउन। और देखो एक यहाँ पर आपका आ सकता है र्यू, RUE र्यू, और इसी को कर देंगे र्यूफुल तो पश्चातापी, र्यूफुल पश्चातापी और र्यू पश्चाताप। और यहाँ पर एक आ जाएगा भी आपके सामने एपोलॉजी, APOLOGY एपोलॉजी यहाँ पर आता है। और देखिएगा और क्या आ सकता है भाई, और यहाँ पर आ सकता है रिमोर्स, और यहाँ पर एक आ सकता है रिग्रेट। बस यही वर्ड है आपके सामने। पश्चाताप को हम रिग्रेट कहते हैं, रिमोर्स कहते हैं, पेनिटेंस कहते हैं, रिपेंटेंस कहते हैं, कॉन्ट्रिशन कहते हैं, र्यू कहते हैं, एपोलॉजी कहते हैं। तो अब ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें पेनिटेंस की तो डी तो आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि रिमोर्स तो हमारा है सिनोनिम, क्योंकि बताना एंटोनियम है, तो रिमोर्स तो हमारा आंसर है नहीं। बात करी जाए डेटर की तो इसका मतलब होता है भय दिखाकर रोकना भाई, इसका मतलब होता है भय दिखाकर रोकना। तो इसका तो लेना देना है ही नहीं कहीं से कहीं तक, ना तो एंटोनियम है ना सिनोनियम है, ये तो आंसर होने का मतलब ही नहीं है। बात करें अगर अप्रूवल की, अच्छा स्टीराइल की बात कर लो, तो स्टीराइल क्या होता है? बंजर होता है, बंजर भूमि होता है, तो ये भी आंसर हमारा कहीं से कहीं तक है नहीं, एक ही बच रहा है, यही आंसर है। अप्रूवल के वैसे कई मतलब है। अप्रूवल का एक मतलब तो है स्वीकृति, अप्रूव करना, स्वीकृति देना, और अप्रूवल स्वीकृति। तो पेनिटेंस मतलब पछतावा, और अप्रूवल जो वर्ड है ये आपका स्वीकृति के सेंस में भी आता है, उसी के सेंस में भी आता है। तो ये कहीं ना कहीं पछतावे का उल्टा बन सकता है, प्रॉपर तो नहीं बट बन सकता है पछतावे का उल्टा। तो अप्रूवल ही हमारा आंसर है। 59 पर आ जाइएगा। डोलीफुल क्या होता है? 59 में वर्ड है भाई हमारे सामने कौन सा? डोलीफुल, DOLEFUL, डोलीफुल। ये देखते हैं क्या है जी। डोलीफुल जो वर्ड है इसका मतलब होता है आपका सैड, उदास, जो आता रहता है कई कई बार। धन्यवाद। अगर हम फुल के जैसे वर्ड देखें तो एक वर्ड यहाँ पर आ सकता है मॉर्नफुल, MOURN, मॉर्नफुल, ये आ सकता है आपका। फुल का ही एक वर्ड यहाँ पर आएगा आपके सामने वोफुल, WOE, वोफुल। डोलीफुल तो है ही खैर, डोलीफुल, मॉर्नफुल, वोफुल, और यहाँ पर आ सकता है मर्थफुल, तो खुश के सेंस में आ जाएगा, मर्थफुल, वोफुल, डोलीफुल, है ना। जैसे पीछे अगर आप देखो तो ये फुल अलग है, कभी आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएं, ये है आपके, इसमें फुल वाला वर्ड नहीं है, ठीक है। तो उदास पर्सन को डोलीफुल कहा जाता है, वोफुल कहा जाता है। देखो WOE, वो का मतलब होता है सैडनेस, वो का मतलब होता है सैडनेस, और वो फुल का मतलब होता है सैड। तो सैड को वो फुल कहा जाता है, सैड को डोलीफुल कहा जाता है, सैड को मॉर्नफुल कहा जाता है, सैड को। ऑप्शन नंबर ए तो हो गया हमारा सिनोनियम, आंसर होगा है नहीं। आंसर नंबर डी हो गया ब्यूटीफुल, सुंदर, तो इसका सैड से कोई लेना देना नहीं है। डिजीटफुल होता है धोखेबाज, डिजीटफुल होता है आपका धोखेबाज, ये भी आंसर होने का मतलब नहीं है, आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि चीयरफुल का मतलब होता है हैप्पी, चीयरफुल का मतलब होता है हैप्पी, ठीक है। अब मैं अगर आपको बोल करके बताऊं तो डोलीफुल, वोफुल, मॉर्नफुल, इनका मतलब सैड है। आप सैड पर्सन को ही सल्की भी कह सकते हैं, और आप सैड पर्सन को ही सलन भी कह सकते हैं, SULLEN, सलन। और सैड पर्सन को ही आप ग्लूमी कहते हैं, उदास, ग्लूमी। ग्रीव्ड भी इसको कहा जाता है, जो दुख से भरा हुआ है, ग्रीव्ड, ठीक है। और क्रैश्ड फॉलन भी इसको कहा जाता है, क्रैश्ड फॉलन का मतलब दुखी, उदास, परेशान। एक आता है डिजेक्टेड, एक आता है डाउनकास्ट, और एक इसमें आता है डिप्रेस्ड, जो डिप्रेशन में है, उदास है, तो डिप्रेस्ड। एक आता है डिस्ट्रेस्ड, एक आता है क्रैश्ड फॉलन, तो आगे खैर, एक आता है मेलनकोलिक, एक आता है हार्ट ब्रोकन, एक आता है आपका जो है
डिसमॉल, एक आता है लुगुब्रियस, ठीक है, और एक आता है, अगर मैं आपको बताऊं, डिसकोंजोलेट, ठीक है, डिसकोंजोलेट, और एक इसमें आता है आपका ब्लीक, एक आता है डिसइल्यूजन्ड, एक आता है चीयरलेस, ठीक है, और एक इसमें आता है आपका डेजोलेट। ये सारे वर्ड मैंने आपको बताए हैं, बहुत बार बताए हैं। अब मैंने 3 वर्ड यहाँ पर लिख दिए, बट बताने के लिए यहाँ पर आपको 20 के आसपास वर्ड हैं जो मैंने आपको बोल के बता दिए। ये सारे वर्ड उदास के सेंस में आते हैं, और इसी प्रकार से हैप्पी, खुशी के सेंस में भी जो वर्ड आते हैं आपके, हैप्पी आता है, ठीक है, जोली आता है, मैरी आता है, ग्लैड आता है, चीयरी आता है, चीयरफुल आता है, ठीक है, और डिलाइट आता है, सॉरी डिलाइटफुल आता है, डिलाइटेड आता है, और अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो वर्ड है आपका मर्थफुल आता है, ठीक है, बात करें तो फेस्टिव आता है, फेस्टल आता है, जुबिलेंट आता है, और सनी आता है, ठीक है, और अगर हम बात करें तो एक्सटेटिक आता है, एक्सेलरेटेड आता है, ठीक है, बुयंट आता है, और हिलेरियस आता है। ये बहुत सारे वर्ड हैं, 20-25 के आसपास वर्ड हैं, ये मैंने आपको कम से कम 6 से 7 बार लिखाए भी हैं। तो आंसर हो गया आपका बी वाला 59 का। 60 पर आएंगे। 60 में है स्लैकन, SLACK, स्लैकन। तो वो स्लैक होता है ढीला, मतलब कि लूज, LOOSE, लूज, और स्लिक होता है चालाक, मतलब कि क्लेवर, और स्लीक होता है SLEE के स्लीक, चिकना, मतलब कि एकदम जो इवन हो। तो इनमें भी गलती मत करना, कभी कोई यहाँ पर गलती कर देते हैं, स्लैक वर्ड अलग है, स्लिक वर्ड अलग है, और स्लीक वर्ड अलग है। ये भी SSC में कई बार आ चुके हैं, बट ये एरर की फॉर्म में या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में तो बहुत ज़्यादा बार आए हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ स्लीक है इसका मतलब वो चिकनी है, और कोई चीज़ स्लिक है तो इसका मतलब चालाक पर्सन, और कोई स्लैक है तो इसका मतलब ढीला, लूज कहते हैं उसको। कभी कभी गलती यहाँ भी करते हैं, देखो इसको भी देख लो एक बार, ये लूज अलग होता है, ये लॉस अलग होता है, और ये वाला आपका लॉस अलग होता है, LOSE, लूज। गलती यहाँ भी कर देते हैं। तो ये अपने आप में ध्यान देना भाई, ये अपने आप में एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब ढीला। ये अपने आप में नाउन की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब हानि, घाटा, लॉस। और ये लॉस जो होता है ये अपने आप में वर्ब की तरह बिहेव करता है, और इसका मतलब खो देना, किसी चीज़ को खो देना, अपने आप पास से जाने देना। तो लूज करना, लॉस करना, लॉस करना अलग बात है। अब ध्यान से देखो, स्लैकन, स्लैक का मतलब तो ढीला है, अगर आप एडजेक्टिव में EN लगा दें तो वर्ब बन जाती है। जैसे मैं कहूँ वीक, कमजोर, वीकन, कमजोर करना, हार्ड, मजबूत, और हार्डन, मजबूत करना। ऐसे ही स्लैक ढीला, और स्लैकन ढीला करना। और ऐसे ही मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई कोई वर्ड ले दो, कोई भी वर्ड आपके सामने आ जाएगा, ताकतवर, ताकतवर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, तो वहां भी EN लगा सकते। तो अगर आप किसी भी एडजेक्टिव में EN लगा दो तो वर्ब बन जाएगी। तो स्लैक होता है ढीला, और स्लैकन होता है ढीला करना, का मतलब होता है ढीला करना, किसी चीज को लूज कर देना। बट एग्जाम में क्या होता है, ध्यान से देखना, एग्जाम में क्या होता है कि ढीला करना उसको घटाने के सेंस में लिया जाता है। जब आप किसी चीज को ढीला करेंगे तो इसका मतलब उसकी ताकत या उसकी एफिशिएंसी को हम, या उसकी पकड़ को घटा देंगे, घट जाएगा। तो इसको आप घटाने के सेंस में लेते हैं। तो घटाने के सेंस में आपको पहले के याद होंगे, डिक्रीज करना भी होता है, डिक्रीज। क्योंकि देखो मैं आपको बार बार इस बात को बताता हूँ कि एंटोनियम और सिनोनियम में आपके वर्ड पास के हों या दूर के हों वो चल जाते हैं, वहां पर कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा जाता। मान लो मैं आपसे कहूँ कि लुक मीन्स देखना होता है, वॉच मीन्स देखना होता है, और सी मीन्स देखना होता है। तो ये तीनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनियम है। अगर आप ऑप्शन में आपको लुक का सिनोनियम वॉच मिल जाए तो हम लगा देंगे आंसर। बट ऐसा नहीं है कि इनमें अंतर नहीं है, इनमें अंतर भी होता है। लुक कहीं और सिचुएशन में यूज होता है, किसी और सिचुएशन में यूज होता है, वॉच किसी और सिचुएशन में यूज होता है। बट ये है तो सिनोनियम ही एक दूसरे के, मतलब तो सेम ही है। वो सिचुएशन क्या होगी वो हमको एरर के क्वेश्चंस में और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में काम आएगा। बट सिनोनियम का मतलब तो ये होता है कि चाहे किसी भी सिचुएशन में यूज होते हो, हैं तो वो मीनिंग तो सेम ही रखते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है सिचुएशन अलग है, डिक्रीज अलग वर्ड होता है, स्लैकन अलग वर्ड होता है, बट सेंस तो सेम ही आ रहा है, घटा देना, ढीला कर देना। इसी को आप कह सकते हैं डिक्रीज करना ना, एबेट करना, घटा देना होता है भी, एबेट करना। रिड्यूस करना भी होता है, घटा देना, रिड्यूस करना। रिट्रेंच करना भी होता है, घटा देना, रिट्रेंच। ट्रंकेट भी होता है आपका, घटा देना, ट्रंकेट, कट कर देना उस चीज को।
कर्टेल कर देना, और भाई और इसमें आप कहें तो रिबेट कर देना, रिड्यूस करना, रिबेट करना, एबेट करना, एबेट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकोड़ देना, ठीक है जी, और श्रिंक करना, सिकोड़ देना, एब्रीविएट करना, ABBREVIAT, एब्रीविएट करना, ठीक है। ये सब आते रहते हैं। तो आप सबको पता है कि भाई जो ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है डी, तो हमारा हो गया सनोनियम, उधर लिखा हुआ है ABAT, एबेट। फ्लिमजी होता है महीन, पतला सा, बहुत ही पतला सा, बारीक, पतला, कोई कपड़ा हो सकता है पतला, तो उसको हम कहेंगे फ्लिमजी, FLIMSY, फ्लिमजी। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ा देना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। रीजोइस मतलब होता है खुश होना, रीजोइस का मतलब होता है क्या, खुश होना। तो स्लैकन में तो घटाने की बातें हो रही थी, स्लैकन में घटाने की बातें हो रही थी, और इंक्रीज में बढ़ाने की बातें हो रही हैं। बाकी आपको पता ही है कि इंक्रीज के लिए जो वर्ड है हमारे सामने बहुत सारे वर्ड हैं, चीज़ों को इंक्रीज करना, इंटेंसिफाई करना, अपग्रेड करना, और उस चीज़ को मैग्नीफाई करना, इंटेंसिफाई करना, ठीक है, एम्पलीफाई करना, बहुत सारे वर्ड हैं बढ़ाने के सेंस में। तो फिलहाल हमने यहाँ पर देख लिया 60 का हमारा आंसर जो हो जाएगा भी वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात करते हैं अगली 61 की, बात करते हैं। 61 में आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है न्यूगेट्री, NUGATORY, न्यूगेट्री। देखते हैं भाई एक बार न्यूगेट्री क्या होता है। भाई न्यूगेट्री का मतलब होता है ऑफ नो वैल्यू, इसका मतलब होता है ऑफ नो वैल्यू, महत्वहीन, इसको कहा जाता है महत्वहीन। कुछ भी ऐसा जिसका अपने आप में कोई भी महत्व नहीं है, ये पर्सन के सेंस में भी आ सकता है, ये वस्तु के सेंस में भी आ सकता है, किसी आइडिया, किसी विचार के सेंस में भी आ सकता है। मान लो कोई आपके पास में वस्तु है, उसका कोई काम नहीं है, आप उसे यूज में कभी लाते नहीं, तो ऐसी वस्तु को कहा जाएगा न्यूगेट्री। आई हैव अ न्यूगेट्री बाइक, एक बाइक है जो खड़ी रहती है रूम पर, मैं उसको यूज में नहीं लाता, तो उसका मतलब न्यूगेट्री। एक कोई पर्सन हो सकता है जो किसी काम का नहीं, तो उसको हम कहते हैं न्यूगेट्री। आप इसके अलावा हम लोग न्यूगेट्री को कह सकते हैं, क्या क्या वर्ड बताओ जरा। पेट्टी कह सकते हैं, PETTY, PETTY, ये भी इसी सेंस में आता है। अल्प वैल्यू, ऑफ नो रियल वैल्यू, या इसी को हम कह सकते हैं, ध्यान से देखना, जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ये इसका सिनोनियम है। तो फ्यूटाइल भी यही होता है भाई, व्यर्थ कहा जाता है इसको, व्यर्थ। कई बार आपने सुना होगा, वाई आर यू डूइंग दिस फ्यूटाइल सर्च, आप ये फ्यूटाइल सर्च क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब ये किसी काम की नहीं है, इसका कोई रिजल्ट निकल करके नहीं आएगा। तो फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, फ्यूटाइल सर्च होती है, फ्यूटाइल वर्क होता है, फ्यूटाइल। आगे देखिएगा, आप इसी को कह सकते हैं वर्थलेस, उसकी कोई वर्थ नहीं है, कोई कीमत नहीं है। आप उसी को कह सकते हैं अनइम्पोर्टेंट, तो आ चुका है, नहीं आया, अनइम्पोर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अनइम्पोर्टेंट। आप उसी को कह सकते हैं इनसिग्निफिकेंट, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इनसिग्निफिकेंट। तो अनइम्पोर्टेंट पर्सन को, कम इंपोर्टेंट पर्सन को आप इनसिग्निफिकेंट कहते हैं, अनइम्पोर्टेंट कहते हैं, वर्थलेस कहते हैं, ठीक है, वर्थलेस, फ्यूटाइल कहते हैं, पेट्टी कहते हैं, ठीक है, और अनप्रोडक्टिव भी कह सकते हैं, उससे कोई प्रोडक्शन नहीं मिल पा रहा है, वो कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। जैसे जमीन है, अगर वो प्रोड्यूस करे तो प्रोडक्टिव है, काम की है, और प्रोड्यूस ना करे, फसल ना उगाए, तो अनप्रोडक्टिव है, बंजर है, किसी काम की नहीं। तो वही है आपका अनप्रोडक्टिव, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पोर्टेंट, वर्थलेस, फ्यूटाइल, पेट्टी, इसका मतलब होता है किसी काम का नहीं। और कोई वर्ड आ सकता है क्या यहाँ पर, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट, फ्यूटाइल, वर्थलेस, देख लेते हैं। अनरियल आंसर नहीं है, और डेल्यूजिव और अनरियल एक ही बात है, जो मतलब अनरियल का है वही मतलब डेल्यूजिव का है। इसका मतलब होता है एक, अगर मैं आपको एक और वर्ड बताऊं तो इल्यूजिव भी कह सकते हैं इसको, इल्यूजिव तो हिंदी में कहा जाता है भ्रम कारक, इसको हिंदी में कहा जाता है भ्रम कारक, जो भ्रम में डालता हो, ठीक है। तो इल्यूजिव, जो आपका रास्ता भटका दे, जो आपको आपका ध्यान भटका दे, तो इल्यूजिव है, डेल्यूजिव है, अनरियल है, ठीक है, मतलब
काल्पनिक है, आपको लग रहा है वास्तविक है, लेकिन वो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे रेगिस्तान में होता है कि हमें लगता है कि पानी है, जिसको मृग मरीचिका बोला जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा ध्यान भटका रहा है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग डेल्यूजिव कहते हैं, एल्यूजिव कहते हैं या अनरियल कहते हैं। अब देखो ये भी हमारा आंसर नहीं है, आंसर है आपका डी वाला, क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्या था, तो ये था आपका अनप्रोडक्टिव, किसी काम का नहीं, कोई प्रोडक्शन हमको नहीं दे रहा, कोई फसल हमको नहीं दे रहा, कोई काम करके नहीं दे रहा, तो उसको हम कहेंगे अनप्रोडक्टिव। व्यर्थ है, महत्वहीन है, तो उल्टा हो जाएगा आपका प्रोडक्टिव, मतलब कि वो उपजाऊ है, महत्व है उसका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 61 के बाद अगला क्वेश्चन है आपका 62, इसमें दिया है आपका इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब देखते हैं एक बार भी क्या होता है। देखो इंडोलेंट का मतलब होता है, अगर हम देखें प्रीवियस ईयर में आया हुआ वर्ड है, इसका मतलब होता है आलसी। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, सुस्त, ठीक है, निष्क्रिय। आलसी, सुस्त, निष्क्रिय, मतलब कि सक्रिय का उल्टा। अब इसके लिए जो मैं आपको वर्ड बताऊंगा वो आपके 10-12 वर्ड हैं कम से कम, जो एसएससी में आए हुए हैं, तो उनको आप एक बार देख लेना, लिख करके देख लेना, 2-4 बार सुन करके देख लेना। जितना आप उन वर्ड्स को सुनेंगे या जितना आप उन वर्ड्स को लिखेंगे, जितना आप उन वर्ड्स को बोलेंगे, उतने वर्ड्स आपको याद होते चले जाएंगे, मतलब आप उन वर्ड्स से परिचित हो जाएंगे। अगर ऐसा भी नहीं कि आपको टंग पर आ जाए वो वर्ड्स, ऐसा भी नहीं, तो इतना तो जरूर हो जाएगा कि ऑप्शन देख करके आपको वर्ड याद जरूर आ जाएंगे। ठीक है, मेन फायदा होता है लिखने से, अगर आप लिख के देखें तो और ज़्यादा फायदा होगा, और लिखने से भी ज़्यादा फायदा होता है उन पर सेंटेंस बनाने से, बट खैर वो ज़्यादा हो जाएगा कि आप इतने 1000 वर्ड्स पर अलग अलग सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। इसलिए फिर ये कहा जाता है कि अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो उसको पढ़ें। फिर मान लो न्यूज़पेपर पढ़ लें, दिन में आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ लो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम न्यूज़ पढ़ने की आदत होती है तो मोबाइल में पढ़ लेते हैं, यूसी ब्राउज़र, बहुत सारे ब्राउज़र हैं, तो उसमें जो मोड है वो इंग्लिश वाला मोड रखो, तो उसमें जिस भी वर्ड्स पर अटको उसके बाद मोड चेंज करके वापस हिंदी पर आ जाओ, तो फायदा मिलता है। आलसी पर्सन के लिए बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे लेजी, कॉमन सा वर्ड है, यूज़ करते हैं हम लोग। और एक वर्ड है हमारे पास में लिंगरिंग, LINGERING, लिंगरिंग। कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे जो आपको पहले से पता हो, कुछ नए भी हो सकते हैं। या एक इसमें आ सकता है भैया आपके सामने आइडल। आइडल ये एडजेक्टिव है, अगर आप कहेंगे आइडलनेस, नाउन बन जाएगा। आइडलनेस का मतलब हो जाएगा आलस, और आइडल का मतलब क्या है, आलसी। और इसमें हम कह सकते हैं यही वर्ड जो लिखा हुआ है हमारा इंडोलेंट। इंडोलेंट, अगर आप इंडोलेंस करेंगे तो फिर वो नाउन बन जाएगा। और देखते हैं कौन सा वर्ड है अभी। एक वर्ड है लिस्टलेस। तो आप कोई ट्रिक बना सकते हैं कि पर्सन को हमने लिस्ट दी बनाने के लिए, भैया आप ये लिस्ट बना लो, और पर्सन लिस्ट बना ही नहीं रहा है, वो लिस्ट लेस पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन काम नहीं कर रहा है, आलसी है, वो लिस्ट बनाने को तैयार ही नहीं हो रहा है। और इसी को हम कह सकते हैं लिथार्जिक। एक वर्ड आता है, कई बार आ चुका है, लिथार्जिक, LETHARGIC, लिथार्जिक। अपनी बनाई हुई ट्रिक ज़्यादा याद रहती है, अगर आप अपने हिसाब से बनाएंगे तो थोड़ा आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं। मान लो मैंने कुछ आपको तरीका बताया, वो मैं अपनी लाइफ से रिलेट करके बताऊंगा, और आप अपनी लाइफ से रिलेट करेंगे, तो इसका मतलब आप वो ज़्यादा याद कर पाएंगे। और एक वर्ड यहाँ पर आता है, देखो ध्यान से देखना, लगिस। लगिस, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड आता है आपके सामने लगिस। और एक वर्ड यहाँ पर आपके सामने आता है स्लॉथफुल। स्लॉथ वर्ड आता है स्लॉथफुल, ठीक है, ये भी कई बार आ चुका है। बाकी इसमें देखो वो कॉमन से वर्ड हैं जो हम अक्सर यूज़ करते रहते हैं, वो पैसिव है ना। लेजी, लेजी को ही हम लोग कहते हैं पैसिव। जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो एक्टिव का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट सक्रिय, इसमें सब्जेक्ट काम कर रहा है, कर्ता मेन है। और पैसिव का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट निष्क्रिय, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है। तो आप पैसिव को ही कहते हैं इनएक्टिव, आप पैसिव को ही कहते हैं क्या, इनएक्टिव, वो एक्टिव नहीं है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आपने केमिस्ट्री में एक गैस पढ़ी होंगी, इनर्ट गैस पढ़ी थी। इनर्ट गैस का मतलब होता था, हिंदी में कहा जाता था इसको, हिंदी में कहा जाता था ऐसी गैस जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती, उन गैसेस को इनर्ट गैस कहा जाता था। तो इसका मतलब है कि भाई अगर वो किसी से अभिक्रिया नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है, वो आलसी हैं। मैं आपने पढ़ा था ना केमिस्ट्री में कि इनर्ट गैसेस होती थी, ठीक है, जो टेबल होती थी, पीरियोडिक टेबल। तो इनर्ट का मतलब क्या होता है कि वो एक्शन नहीं कर रही, कोई क्रिया नहीं कर रही, वो किसी दूसरी पदार्थ के साथ में क्रिया करने को तैयार ही नहीं है, काम ही नहीं करना चाह रही, तो इसका मतलब आलसी हैं, इनर्ट हैं। या इसी को हम कहते हैं टॉर्पिड। टॉर्पिड, तो टॉर्पिड वर्ड जो होता है अक्सर अंतरिक्ष से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें ज़्यादा यूज होता है टॉर्पिड। कई बार आपने मूवीज में सुना होगा ये वर्ड टॉर्पिड, है ना, टॉर्पीडो तो सुना होगा जरूर। तो टॉर्पिड भी इसी से रिलेटेड है, सुस्त, आलसी, जो क्रिया ना करता हो वो टॉर्पिड होता है, जो पड़ा रहता है मतलब। और इसी को हम कहते हैं क्विसेंट, QUIESCENT, क्विसेंट।
तो बस यही वर्ड है, इनको आप एक बार बोल के देख लो दोबारा से, देखते हैं। तो क्विसेंट आलसी, टॉर्पिड आलसी, इनर्ट निष्क्रिय अभिक्रिया नहीं कर रहा, इनएक्टिव पैसिव, स्लॉथफुल स्लगिश, लेथार्जिक लिस्टलेस, इंडोलेंट आइडल, लेजी लिंगरिंग। तो ये पर्सन है आलसी, मतलब मेहनत नहीं करते हैं, और डिलीजेंट है मेहनती, ये मेहनत करता है। हालांकि अगर हम सटीक रूप से इसका एंटोनियम बनाएं तो वो बनेगा एक्टिव, वो बनेगा सक्रिय, एक्टिव, लिम्बल। बट यहां पर वो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो हमें फिर ये लगाना पड़ेगा इंडोलेंट जो होता है वो आलसी होता है, वो मेहनत नहीं करता है, और डिलीजेंट जो होता है वो होता है मेहनती। डिलीजेंट होता है क्या? मेहनती। ओके, डिलीजेंट मेहनती होता है, तो आप चाहें तो इसी को कह सकते हैं हार्ड वर्किंग, आप इसी को कह सकते हैं हार्ड वर्किंग, आप इसी को कह सकते हैं लेबोरियस, लेबोरियस मेहनती, आप इसी को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, दिल्ली में रहने वाले डिलीजेंट होते हैं, मतलब मेहनती होते हैं। और हार्ड वर्किंग तो खैर नॉर्मल सा वर्ड है। लेबोरियस, लैब में काम करने वाले लोग लेबोरियस होते हैं, मेहनती होते हैं। और क्या हो सकता है अभी? इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग इंडस्ट्रियस होते हैं, मेहनती होते हैं। INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस। इसी को हम कहते हैं एजिडुअस, इसी को हम कहते हैं एजिडुअस, इसी को हम कहते हैं स्टीनुअस, STRENUOUS। बस, और भी शब्द हैं बट आप इनको देख लेना एक बार। मेहनती पर्सन को डिलीजेंट कहा जाता है, हार्ड वर्किंग कहा जाता है, लेबोरियस कहा जाता है, इंडस्ट्रियस कहा जाता है, एजिडुअस कहा जाता है, स्टीनुअस कहा जाता है, और आलसी पर्सन के लिए ये वर्ड मैंने आपको बता दिए 15-16। मेलेवोलेंट होता है भाई द्वेषपूर्ण, जिसके मन में द्वेष भरा हुआ है, जिसके मन में किसी के लिए कटुता भरी हुई है, कड़वाहट भरी हुई है, तो वो मेलेवोलेंट है, आंसर नहीं होगा हमारा। और ब्रिलियंट तो आपको पता ही भी, जो हर काम में ब्रिलियंट है। और सॉल्वेंट का मतलब होता है, केमिस्ट्री की भाषा में आपने पढ़ा होगा, जिसमें सब कुछ घुल जाए, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब जो दूसरे को घुला ले अपने अंदर, इन वो है ना, जो घुला ले, इसको कहते हैं विलायक, विलायक बोलते हैं। तो 262 का आंसर लगाया पहला। 63 की बात करते हैं, इसमें है कोहेरेंट, है ना, COHERENT, कोहेरेंट। देखते हैं अभी कोहेरेंट क्या होता है। अगला वर्ड है आपके सामने कोहेरेंट। देखो भाई, कोहेरेंट का मतलब होता है क्लियर, साफ साफ, क्लियर या साफ साफ, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ये होता है। हम इसको व्यवस्थित भी कहते हैं, व्यवस्थित। तो कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर ढंग से लगी हुई है, ऑर्गेनाइज्ड है, एकदम सुव्यवस्थित है, अच्छे से समझ में आ रही है, तो वो कहलाता है आपका कोहेरेंट। तो आंसर हो जाएगा भाई, व्यवस्थित तो होता है ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित तो होता है ऑर्गेनाइज्ड, तो आंसर हो जाएगा डिसऑर्गेनाइज्ड। केयर फ्री होता है तनाव मुक्त, केयर फ्री होता है तनाव मुक्त, चिंता मुक्त, बेफिक्र। और डिस्टोर्टेड होता है शेपलेस, मतलब जिसकी शेप खराब हो गई है। मतलब जैसे मान लो कोई कार है, कार में किसी ने टक्कर मार दी, तो वो कार हो जाएगी डिस्टोर्टेड, उसकी शेप खराब हो जाएगी, तो डिस्टोर्टेड। आंसर हो जाएगा हमारा पहला। इनेप्ट की बात करें, इसका मतलब होता है अकुशल, जो किसी काम में निपुण ना हो। मैंने बताया था आपको 3 वर्ड थे, एक वर्ड था एप्ट, एक था इनेप्ट, एक था एप्ट, एक था इनेप्ट, बस। और इन चारों वर्ड की मीनिंग मैंने आपको बताई, लिखवाई होगी कि एप्ट का मतलब होता है सूटेबल, और इस इनेप्ट का मतलब होता है अनसूटेबल। और इस वाले ई वाले एप्ट का मतलब होता है निपुण, किसी काम में निपुण, ठीक है। निपुण मतलब प्रोफिशिएंट, गुड, एडेप्ट, प्रोफिशिएंट। और इस इनेप्ट का मतलब होता है अनिपुण, अकुशल। अनिपुण या अकुशल एक ही बात है, वो काम में कुशल है, वो निपुण है, वो अपूर्ण मतलब अनिपुण है, अकुशल है। तो ई वाला जो एप्ट होता है, इसका मतलब निपुण किसी काम में, और ए वाला जो एप्ट होता है, इसका मतलब सूटेबल है, कि आप उस काम के लायक हैं, आप उस काम में फिट हो पा रहे हैं, बैठ पाए। 64 में आंसर दे रखा है, आप मतलब क्वेश्चन दे रखा है आपका पिलफिरर। 64 में आप देख पा रहे हैं पिलफिरर, PILFERER, पिलफिरर। देखते हैं अभी पिलफिरर क्या होता है, देखिएगा। हम एक वर्ड अगर देखना चाहें, तो वर्ड है पिलफ्रेज। तो पहले जरा ये समझो, अगर आपने वर्ड समझ लिया तो वो आपको समझ में आ जाएगा। पिलफ्रेज का मतलब होता है, देखो ध्यान से देखना, छोटी चोरी करने वाला, सॉरी, छोटी चोरी करना,
तो मतलब होता है भाई साहब छोटी चोरी करना, ये होता है पिल फ्रेज। पिल फर होता है वैसे तो, ये पिल फ्रेज बोला है ना हमने, तो छोटी चोरी करना नहीं, छोटी चोरी बस नाउन है मतलब। तो ये होता है आपका छोटी चोरी, नाउन हो गया आपका पिल फ्रेज, छोटी चोरी हो गई। ओके, अगर हम चोरी का टाइप बदल दें, यहां पर कर दें पाइरेसी, यहां पर कर दें पाइरेसी, तो इसका मतलब हो जाता है भाई साहब समुद्री चोरी, का मतलब होता है समुद्री चोरी। ये एग्जाम में कई बार आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो बहुत बार आया हुआ है, वो खुद लिख करके देता है कि एक लाइन लिखेगा पूरी समुद्री चोरी, तो पूछेगा कि समुद्र पर होने वाली चोरी क्या कहलाती है, तो पाइरेसी। पाइरेसी को ही अगर हम कॉमन नाउन बनाना चाहें तो ये बनेगा पायरेट। आपने मूवी देखी होगी पायरेट ऑफ द कैरेबियन, तो पायरेट का मतलब होता है समुद्री चोर, समुद्री लुटेरा, और पाइरेसी का मतलब होता है समुद्री चोरी, समुद्री लूट। और ऐसा एक वर्ड होता है आपका, एक वर्ड होता है देखो, पिलफरेज छोटी चोरी हो गई, पाइरेसी ये हो गया, ठीक है। प्लेजियरिज्म, प्लेजियरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी। समझते हैं क्या है साहित्यिक चोरी, पहले एक बार लिख लें, साहित्यिक चोरी। और एक और साथ साथ में बता दूं, एक वर्ड है आपका बगलेरी, BURGLERY, बगलेरी का मतलब होता है सेंधमारी, का मतलब दीवार काट के चोरी, का मतलब दीवार काट के चोरी। अब समझते हैं एक बात, देखो ध्यान से देखो, पाइरेसी समुद्री चोरी, पिलफरेज छोटी चोरी, प्लेजियरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी का मतलब कि किसी ने कुछ लिखा, आपने उसको चुरा लिया। मान लो किसी ने कोई पोएट्री लिखी, या किसी ने कोई चैप्टर लिखा, या किसी ने कोई किताब लिखी, आपने उसको अपने नाम से प्रकाशित कर दी और उस पर्सन को पता भी नहीं चला, तो ये कहलाएगा आपका प्लेजियरिज्म। तो प्लेजियरिज्म का मतलब हो गया किसी पर्सन की लिखी हुई चीज़ों को आप चुरा के अपने नाम से पब्लिश कर दें, तो ये जो चोरी हुई ये कहलाएगी आपकी प्लेजियरिज्म। ऐसा बहुत होता है मूवीज़ में, जैसे मान लो कोई पर्सन, कोई डायरेक्टर, कोई स्क्रिप्ट, मतलब कोई स्क्रिप्ट राइटर कोई स्क्रिप्ट लिखता है, तो उसकी स्क्रिप्ट को चुरा करके दूसरे लोग कॉपी करके अपनी मूवी बना देते हैं, उससे पहले मूवी निकाल देते हैं, तो ये कहलाएगा आपका प्लेजियरिज्म। तो किसी पर्सन का साहित्य चुरा लिया जाए, किसी पर्सन की पोइट्री चुरा ली जाए, किसी पर्सन की स्क्रिप्ट चुरा ली जाए, तो ये हुआ आपका प्लेजियरिज्म। और समुद्री चोरी हो गई पाइरेसी। और पिलफरेज का मतलब कि भाई आपने किसी दुकान पे जाके छोटा सा पेन चुरा लिया 5 रुपए का, आपने दुकानदार की निगाह बची, आपने एक छोटी सी टॉफी चुरा ली, 2 रुपए की, 1 रुपए की आपने टॉफी निकाल ली, तो ये जो चोरी है ये कैसी है, ये है पिलफरेज, इसको कहा जाता है छोटी चोरी। और बगलेरी का मतलब होता है दीवार काट के, सेंध हमारी बोलते हैं इसको, दीवार काट के किसी के घर में चोरी करना, तो ये भी आता है एग्जाम में, चारों आए हुए हैं एग्जाम में, मल्टीपल टाइम आए हुए हैं चारों के चारों। अब यहाँ पर कहा था पिलफिरर, तो ये पिलफरेज नहीं है, पिलफिरर है, इसका मतलब छोटा चोर, का मतलब हो जाएगा आपका छोटा चोर। वो छोटी चोरी है, ये छोटा चोर है। आंसर समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रकार का थीफ ही हुई, एक प्रकार का थीफ ही है। स्नीपर होता है छुपकर गोली चलाने वाला, स्नीपर होता है छुपकर गोली चलाने वाला। जैसे आपने देखा होगा मूवीज में, किसी नेता को मारने के लिए एक पर्सन को हायर किया जाता है, और पर्सन जो है बंदूक लेकर के एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर के छुप जाता है, उसके बाद वो निशाना लगाता है और गोली मार देता है। तो छुप करके जो गोली मार रहा है ऐसा पर्सन कौन कहलाता है, स्नीपर, स्नाइपर कहते हैं, कभी स्नीपर कहते हैं। और पंक जो होता है, पंक ये गुंडा बदमाश होता है, कोई पंक होता है गुंडा बदमाश। लिफ्टर, लिफ्ट उठाने वाला। पुलिस, आंसर साफ दिख रहा है, पुलिस होगा। ये हर प्रकार के चोर हैं। स्नीपर जो है ये भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, पंक भी गैर कानूनी काम कर रहा है। लिफ्टर, आंसर होगा हमारा डी, क्योंकि सारे चोर हैं, किसी भी प्रकार के चोर हो, आंसर हो जाएगा आपका डी, पुलिस। ठीक है, आंसर आपका पुलिस हो जाएगा, आंसर आपका पुलिस हो जाएगा। ठीक है, 65 और देखते हैं, इसके बाद में आपका 65 वर्ड दिया है आपका नेव। चलो नेव को देखते हैं। तो नेम में है आपका, देखो नेव का मतलब क्या होता है, नेव का मतलब होता है भोला भाला, नेव का मतलब होता है भोला भाला। इसी को हम गुलीबल कहते हैं, GULLIBLE, गुलीबल। इसी को हम और क्या कहते हैं भाई, भोला भाला पर्सन, गुलीबल है, नेव है। इंजेनुअस है, GENUOUS, इंजेनुअस का मतलब होता है निष्कपट, इसमें कोई कपट नहीं करा, भोला भाला है, कोई कपट नहीं है उसके मन में। और इसी को हम कहते हैं इनोसेंट। थोड़ा थोड़ा अंतर देखो आता रहता है। इनोसेंट का मतलब होता है, देखो 2 मतलब होते हैं। इनोसेंट का मतलब एक तो वही है जिसने कोई पाप नहीं करा, और इनोसेंट का मतलब मासूम भी होता है। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा कैंडिड का, तो मतलब मैंने आपको पहले समझाया था,
ये पॉजिटिव मीनिंग में आता है। इसका मतलब साफ, इसका मतलब ईमानदार, इसका मतलब क्लियर, इसका मतलब अच्छा। तो हर अच्छी मीनिंग में आता है कैंडिड वर्ड। कैंडिड का मतलब ईमानदार, सच्चा, ईमानदार, सच्चा, सीधा, स्पष्ट, है ना, स्पष्ट, साफ, सटीक, तो सब इस मीनिंग में आता है। तो कैंडिड हमारा आंसर नहीं है। ये भोला भाला, ये भी ईमानदार, आंसर नहीं है। क्रीडुलस होता है CREDULOUS, क्रीडुलस होता है आपका कान का कच्चा। ये होता है कान का कच्चा। इसका मतलब ऐसा पर्सन जो किसी की बातों पर आसानी से भरोसा कर लेता है, किसी की बात को जैसा वो बोल रहा है उसी तौर पर सच मान लेता है, बिना इन्वेस्टिगेशन किए या बिना जांच पड़ताल किए। तो जैसा उससे कहा गया उसके कानों पर, वैसा ही उसने अपने किसी दूसरे के कानों पर भरोसा कर लिया, मतलब कान का कच्चा। तो ये भी आंसर नहीं है हमारा। सिंसियर, समझदार होता है, ये भी आंसर नहीं है। ये पर्सन क्या है, भोला भाला है, सच्चा है, सीधा, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब होता है क्लेवर। आर्टफुल का मतलब होता है क्लेवर, मतलब उसके पास में बहुत आर्ट है, कलाएं हैं, वो इतना आर्टफुल है, इतना कला है उसके पास में कि वो पर्सन को बेवकूफ़ बना सकता है। तो ऐसे पर्सन को आर्टफुल कहा जाता है। ठीक है, क्लेवर हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको क्लेवर के कुछ सिनोनिम और बता सकता हूँ। अगर आप देखना चाहें तो चालाक पर्सन के लिए हमारे पास में 15-16 वर्ड हैं, देख लो आप एक बार। चालाक पर्सन को क्लेवर कहा जाता है, चालाक पर्सन को कनिंग कहा जाता है, चालाक पर्सन को कैनी कहा जाता है, कैनी, और चालाक पर्सन को क्लेवर, कनिंग, कैनी। ठीक है, चालाक पर्सन को कहा जाता है विली, WILY, कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा WILLY, दोनों सही है, डबल एल भी सही है और एक एल भी सही है। तो क्लेवर, कनिंग, क्राफ्टी और आता है, हाँ, CREFTY, क्राफ्टी, ये भी आता है, क्राफ्टी। चार तो सी वाले हो गए, क्राफ्टी, कनिंग, क्लेवर, कैनी और विली, विली। और एक आता है यहाँ पर आपका, देखो ध्यान से देखना, एक आता है हमारा, एक आता है हमारा स्लिक। जैसे मैंने आप पहले बताया था ना, स्लिक अलग है, स्लैक अलग है, स्लीक अलग है, तो उस पर स्लिक यहाँ पर आ जाता है। और एक यहाँ पर आता है आपका, देखो स्लाय, SLY, स्लाय, ये वर्ड है, इनका मतलब होता है चालाक। तो चाहे आप स्लाय कहें, स्लिक कहें, क्राफ्टी कहें, ठीक है, विली कहें, कैनी कहें, कनिंग कहें, क्लेवर कहें, या देखो और बताता हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर कह सकते हैं कैलकुलेटिव। आया हुआ वर्ड इसलिए बता रहा हूँ, कैलकुलेटिव का मतलब मैथमेटिक्स के टर्म में क्या होता है कि जो सवाल हमको कैलकुलेट करना पड़ जाए, मतलब उसमें गुणा भाग जोड़ घटा बहुत ज़्यादा हो रही हो, कैलकुलेटिव सवाल है, इसका मतलब वो सवाल चालाक है, मतलब वो सवाल ये चाह रहा है कि हम उसको ना कर पाएँ। तो अगर पर्सन के सेंस में वर्ड आ रहा है कैलकुलेटिव, तो पर्सन को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हम लोग कि पर्सन के दिमाग में क्या है, वो चाह क्या रहा है, या पर्सन के दिमाग में कोई धोखा भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, तो ऐसे पर्सन को भी हम चालाक बोलते हैं, कैलकुलेटिव को, हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। और आप यहाँ पर कह सकते हैं, आप यहाँ पर कह सकते हैं भाई, एक वर्ड आता है आपका आर्टफुल, वो आर्ट से भरा हुआ है, आप उसको कह सकते हैं ट्रिकी, TRICK, भाई बहुत सी ट्रिक्स हैं उसके पास में। आप इसको कह सकते हैं ट्रिकस्टर, TRICKSTER, ट्रिकस्टर। आप इसको कह सकते हैं चालाक पर्सन को स्कीमिंग, वो स्कीम बनाता रहता है लोगों को फंसाने की, स्कीमिंग, स्कीमिंग भी चालाक ही होता है। स्कीमिंग हो गया, ट्रिकी हो गया, ट्रिकस्टर हो गया, कैलकुलेटिव हो गया, आर्टफुल हो गया। और इसमें एक वर्ड आता है, देखो ध्यान से देखना, एक वर्ड आता है आपका शार्प। हालांकि शार्प का मतलब थोड़ा सा अलग है, वैसे शार्प का मतलब होता है तेज बुद्धि वाला, बट एग्जाम में शार्प को भी क्लेवर का सिनोनिम बनाया हुआ है, तो आगे भी बना सकता है। तो शार्प का मतलब सेंस पॉजिटिव होता है शार्प का, जबकि ये जो वर्ड मैंने आपको बताया ये नेगेटिव सेंस में चालाक होते हैं। एक ऐसा पर्सन जो चालाक है दूसरे को धोखा देने के सेंस में, वो ये है, बट शार्प चालाक है खुद बेवकूफ़ ना बनने के सेंस में, तो ये पॉजिटिव सेंस में आता है, बट मीनिंग सेम ही होता है, चालाक या तेज बुद्धि वाला। आप इसको कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं शार्प, और एस्ट्यूट कह सकते हैं, एस्ट्यूट, एस्ट्यूट जिसके अंदर चालाकी भरी हुई है, एस्ट्यूट। एक्यूट भी कह सकते हैं, एक्यूट, एस्ट्यूट, एक्यूट। डेवियस कह सकते हैं, टेढ़ा, टेढ़ा पसंद, मतलब जिसकी एक्टिविटी हमें पता ही ना लग पाए कि वो क्या करता है, कब करता है। विलफुल, छल से भरा हुआ, विलफुल है वो छल से भरा हुआ है, ठीक है, विल छल होता है, विलफुल छल से भरा हुआ होता है। तो सारे वर्ड जो है आपके चालाक के सेंस में आते हैं, जो आए हुए भी हैं, आगे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया भाई 265 का कौन सा, आंसर नंबर पहला, आर्टफुल, क्लेवर, यही हमारा हो जाएगा भाई आंसर, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अल्ट्रुस्टिक
यू, एक्कोलेड, ओवर्ट, यूनिशी, ऑप्टियोज, इंस्टिंक्टिव, रीनल। तो ये 65 तक हमने कर लिया अभी, इसके बाद में हम करेंगे अगली क्लास में। 65 हमारे हो गए। चलिए, तो रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है, रात को 9 बजे इसका प्रीमियर होगा और इसी तरीके से आप देखते रहिए। बाकी जो भी आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज कर लेना। अब कुछ भी नया पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 7 तारीख से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको केवल क्या करना है, जो पढ़ रखा है उसी को 2 से 3 बार रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि ये हमने पढ़ रखा है, इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, बट एग्जाम में वही चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है। तो 30 दिन में 30-35 मॉक टेस्ट लगाने हैं और पढ़ा हुआ जो पुराना है उसको रिवाइज करना है। और क्या बोलते हैं, करंट के अंदर, मतलब क्या बोलते हैं, जो आपका जीएस होता है तो उसके अंदर जो फिक्स वाली चीज़ें होती हैं कि भाई जैसे फिक्स हो गई किताबें, तो एक किताब आती है किसी किताब का नाम आ जाता है, या जैसे आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ठीक है, या डेज वगैरह हो गए, तो फिक्स वाली चीज़ें होती हैं, ये आपको याद करके जानी है। बाकी मिलते हैं कल वाली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।